हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज से मैं एक नया वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। ये जो वीडियो सीरीज है ये आपका सीएसएस के ऊपर में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि सीएसएस क्या होता है। तो देखिए, सीएसएस एक ऐसा लैंग्वेज है जिसके जरिए हम लोग एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को स्टाइल प्रोवाइड करवाते हैं। दैट मीन्स हमारा जो एचटीएमएल पेज होता है उसको हम लोग और सुंदर बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि सीएसएस सीखने से पहले आपको एचटीएमएल का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और जब आप एचटीएमएल सीखे होंगे तो आपको ये पता होगा कि एचटीएमएल लैंग्वेज के द्वारा हम लोग पेज का स्ट्रक्चर तैयार करवाते हैं। ठीक है, एचटीएमएल लैंग्वेज के द्वारा हम लोग वेब पेज का स्ट्रक्चर तैयार करवाते हैं। और जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है उसमें हम लोग अगर स्टाइलिश मतलब पेज को लुक देना चाहते, स्टाइलिश लुक देना चाहते, तो उसके लिए हम लोगों को सीएसएस आना बहुत जरूरी है। और सीएसएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, बिना देरी करते हुए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि डेस्कटॉप के अंदर में मैंने एक फोल्डर बनाया है सीएसएस। अब जिस प्रकार से एचटीएमएल में हम लोगों को एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए होता था और एक वेब ब्राउजर चाहिए होता था, उसी प्रकार से सीएसएस सीखने के लिए भी हम लोग को टेक्स्ट एडिटर और वेब ब्राउजर चाहिए। शुरुआत है क्लास का हमारा, तो इसीलिए मैं एकदम बेसिक टेक्स्ट एडिटर यूज करने वाला हूं। अगर आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपके डेस्कटॉप में मौजूद होगा। ठीक है, बट जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मैं टेक्स्ट एडिटर चेंज करूंगा। ठीक है, बट अभी के लिए मैं नोटपैड यूज कर रहा हूँ। जैसे कंप्यूटर में, सभी का कंप्यूटर में आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं और यहाँ से हम लोग नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने नोटपैड ओपन किया, ये हो गया हमारा टेक्स्ट एडिटर। अब हम लोग सबसे पहले तो HTML का हम लोग कोड लिखेंगे, क्योंकि बिना HTML का CSS हम लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे HTML में सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ HTML। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेड। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइटल। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ CSS ट्यूटोरियल। और उसके बाद मैं यहाँ पे टाइटल को क्लोज कर देता हूँ। देन हेड को भी यहाँ क्लोज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बॉडी को ओपन करते हैं और बॉडी के अंदर में यहाँ पे हम लोग H1 टैग लिखते हैं। और इसके अंदर में जो भी आप लिखना चाहते हैं लिखिएगा। हेडिंग गोस हेयर मैं लिख के इस प्रकार से छोड़ रहा हूँ H1 टैग में। उसके बाद मैं बॉडी टैग को बंद कर दे रहा हूँ और उसके बाद में फिर मैं HTML जो ऊपर में हम लोग स्टार्ट किए थे उसको भी मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। तो ये तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML है। अब रहा, पहले इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग आगे का देखेंगे। ठीक है, तो इसको मैं सेव एज में जा रहा हूँ। आप फर्स्ट टाइम अगर सेव करें तो आप सेव एज जाइए या सेव जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर दोबारा अगर आप इस चीज को सेव करना चाहेंगे, तो अगर इसी डॉक्यूमेंट में आपको सेव करना रहेगा तो आप सेव में क्लिक करिएगा। और अगर अलग से फाइल आप बना रहे हैं तो सेव एज का यूज किया जाता तब। ठीक है, तो ठीक है, डेस्कटॉप में चलते हैं हम लोग। और डेस्कटॉप में एक फोल्डर है हमारा CSS नाम का। इस फोल्डर को हम लोग ओपन करेंगे और यहाँ पे जिस प्रकार से HTML का फाइल सेव करते थे, अभी फिलहाल उसी प्रकार से हम लोग सेव करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ इंडेक्स और फिर .html। ठीक है, अब इसको मैं सेव बटन में क्लिक करता हूँ। ये फाइल हमारा यहाँ पे देखिए सेव हो गया। ठीक है, अब इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। देखिए, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इस तरह से। और यहाँ पे मेरा जो टेक्स्ट एडिट नोटपैड का जो एडिटर था उसको भी मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा और हम लोग बड़ा कर लेते हैं।
कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और ये जो फोल्डर हमारे यहाँ पे खुला हुआ है इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हेडिंग गोज हेयर लिखा हुआ है। अब इसमें हम लोग CSS का मदद से स्टाइल प्रोवाइड करना चाहते हैं, CSS का मदद से स्टाइल प्रोवाइड करना चाहते हैं। देखिए, CSS का यूज करने के लिए नॉर्मली हम लोगों को चाहिए क्या, एक सबसे पहले हम लोग सेलेक्टर लिखते हैं, उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट होता है, कर्ली ब्रैकेट के बाद में हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखते हैं। प्रॉपर्टी मतलब बहुत सारा प्रॉपर्टीज है CSS में, और हर प्रॉपर्टी का बहुत सारा वैल्यूज भी होता है। फिर हम लोग इस तरह से कॉलन देके वैल्यू लिखते हैं और फिर इसको बंद करते हैं, ठीक है। और फिर कर्ली ब्रैकेट को हम लोग बंद करते हैं, ये तरीका होता है, ठीक है। मगर अप्लाई करने का जो तरीका है, CSS अप्लाई करने का जो तरीका है, वो 3 प्रकार से हम लोग CSS अप्लाई कर सकते हैं। 3 प्रकार से हम लोग CSS अप्लाई कर सकते हैं। पहला होता है एक आपका इनलाइन CSS, ठीक है। तो सबसे पहले इनलाइन CSS ही हम लोग देख लेते हैं। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। इनलाइन CSS का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे H1 एलिमेंट है और इसके अंदर ही अगर हम लोग CSS अप्लाई करना चाहते हैं तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए, उसके लिए हम लोगों को स्टाइल एट्रीब्यूट चाहिए। क्या चाहिए? स्टाइल एट्रीब्यूट चाहिए। और उसके बाद इक्वल टू, अब उसके बाद हम लोग इसको बंद करेंगे इन्वर्टेड कॉमा से इस तरह से, और इसके अंदर में फिर हम लोग प्रॉपर्टी और वैल्यू लिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक CSS का प्रॉपर्टी होता है बैकग्राउंड, उसका यूज कर रहा हूँ, BROUND, बैकग्राउंड। उसके बाद मैं यहाँ पे each2 दे रहा हूँ और फिर बैकग्राउंड का कलर मान के चलिए हम लोग रेड करना चाहते हैं, ठीक है। और फिर टेक्स्ट का कलर, इसको मैं यहाँ जाता हूँ वेब कंटेंट कर लेता हूँ, ठीक है। अब दिख रहा होगा। और यहाँ पे मैं COLOR कलर लिख रहा हूँ। कलर भी एक प्रॉपर्टी है जो टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। कलर इस2 मैं व्हाइट कर देता हूँ और फिर इसको भी बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे, तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो है स्टाइल जो है ये तो HTML एट्रीब्यूट है, ठीक है। स्टाइल एट्रीब्यूट का हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग इनलाइन CSS अप्लाई करना चाहते हैं। और इनलाइन CSS क्या होता है, अगर किसी टैग के अंदर में ही अगर हम लोग एट्रीब्यूट, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके CSS का प्रॉपर्टी और वैल्यू अगर उसमें लिखते हैं तो उसको बोला जाता है इनलाइन CSS, है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये जो था बैकग्राउंड, इसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर्टी, और रेड जो हो गया ये इसका वैल्यू हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, एक हो गया प्रॉपर्टी जो है कलर, और यहाँ पे जो मैंने व्हाइट दिया ये हो गया उसका वैल्यू, ठीक है। अब अगर मैं इसको सेव करूं एक बार, देखिए मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट टाइम अगर आप सेव कर रहे हैं तो आप सेव का यूज करिए, चाहे सेव एज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर नेक्स्ट बार जब आपको सेव करना पड़ेगा, देखिए हम लोग एडिट किए ना, हम लोग H1 टैग के अंदर में स्टाइल लिखे और फिर बैकग्राउंड कलर रेड और कलर व्हाइट दिए, तो क्या किया हम लोग, एक्स्ट्रा फिर इसमें टेक्स्ट इंक्लूड किए हैं। तो आपको फिर से यहाँ पे इसको सेव करना होगा। तो फाइल में जाके सेव में क्लिक करिएगा, ये फाइल सेव हुआ, और फिर ब्राउजर में आके आप यहाँ पे इसको रिफ्रेश करिए, देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब ये तो था इनलाइन CSS, अब ये क्या था, इनलाइन CSS, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा तरीका सिखाता हूं जिसे हम कहते हैं इंटरनल CSS। पहले हम लोग देखे इनलाइन CSS, अब हम लोग देखने वाले हैं इंटरनल CSS, that means how to apply internal CSS in HTML document। तो इंटरनल CSS मतलब इसी पेज में ही, HTML का ही पेज में हम लोग CSS अप्लाई करेंगे, बट जो तरीका होगा वो हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं यहां से इसको हटा देता हूं, देखिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। और उसके बाद अब ये जो H1 टैग एक था हमारा, इसको हम लोग कुछ और बढ़ा देते हैं। यहाँ पे H1 टैग जो था मैं यहाँ पे और बढ़ा देता हूं, ठीक है, 3 है। अब देखिए, इंटरनल CSS के लिए हम लोग हेड में जाएंगे, ठीक है। और
जिस प्रकार से इनलाइन सीएसएस के लिए स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है, उसी प्रकार से इंटरनल सीएसएस एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर अप्लाई करने के लिए स्टाइल टैग यूज किया जाता है। इस प्रकार से टैग के अंदर में हम लोग लिखेंगे STYLE स्टाइल, और उसके बाद में फिर इस स्टाइल को हम लोग यहाँ पे स्टाइल टैग को यहाँ पे हम लोग क्लोज करेंगे STYLE स्टाइल। ठीक है, और अब हम लोग आ जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि CSS अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को सेलेक्टर चाहिए। आप बोलेंगे सेलेक्टर क्या होता है, तो सेलेक्टर जो होता है, देखिए एलिमेंट सेलेक्टर होता है, आईडी सेलेक्टर होता है, क्लास सेलेक्टर होता है, और भी सेलेक्टर होता है। फिलहाल आप 3 ठो समझ के रखिए कि आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर और आपका एलिमेंट सेलेक्टर। अब एलिमेंट सेलेक्टर बोले तो सिंपल है, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर H1 के ऊपर में अगर मुझको स्टाइल अप्लाई करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे H1 लिखूंगा। तो जैसे मैं H1 लिखता हूं तो ये ब्राउजर समझ जाएगा कि इसके बाद में जो CSS का प्रॉपर्टी और वैल्यू दूंगा वो इस पेज का सारा H1 एलिमेंट के ऊपर में ये अप्लाई करना होगा इसको, है ना। ऐसा ये समझ जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है, ओपन करना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी देंगे, जैसे मैं फिर से वही बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, बैकग्राउंड, और उसके बाद में फिर इज टू, और उसके बाद मैं यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो मैं अभी दे देता हूँ आपका ग्रे, ठीक है। और फिर कलर जो कि टेक्स्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे मैं कलर इज टू दे देता हूँ ब्लू, और उसके बाद इसको हम लोग बंद करते हैं और फिर कर्ली ब्रैकेट यहाँ बंद कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको सेव करता हूँ, और फिर यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं ब्राउजर में और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जी 3 H1 एलिमेंट था, तीनों के ऊपर में आपका CSS जो यहाँ पे हम लोग लिखे ये अप्लाई हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे P लिखूं, ठीक है, और इसके अंदर मैं सिंपल लिख देता हूँ दिस इज टेक्स्ट, और फिर मैं यहाँ पे P को क्लोज कर दूं। उसके बाद में फिर मैं कॉपी करूं और फिर मैं यहाँ पे P लिख दूं, और फिर मैं नीचे में भी यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख देता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। अब अगर हम लोगों को P के ऊपर में भी कुछ स्टाइल देना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए हम लोग P लिखेंगे, ये हो गया हमारा सेलेक्टर। और अभी हम लोग कौन सा सेलेक्टर यूज कर रहे हैं, एलिमेंट सेलेक्टर। और उसके बाद फिर कर्ली ब्रैकेट को हम लोग स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे भी मैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टी ही यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बैकग्राउंड, GROUND बैकग्राउंड, और अभी इसका बैकग्राउंड मैं येलो दे रहा हूँ, और उसके बाद इसका जो कलर है वो मैं रेड दे रहा हूँ, और फिर मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और इसको हम लोग सेव कर देंगे, और फिर यहाँ पे आएंगे और उसके बाद में हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से अभी जो अप्लाई हुआ है, अभी आपका P में अप्लाई हुआ है, मतलब P वाला एलिमेंट में अप्लाई हुआ, ठीक है। अब इसी प्रकार से ही जैसे कि हम लोग यहाँ पे अभी क्या देखे, इनलाइन CSS देखे, और हम लोग आपका इंटरनल CSS देखे। अब हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल CSS क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, और उसके बाद में एक्सटर्नल CSS ये नाम अगर आप सुन रहे हैं तो ही समझ में आ जाएगा कि इसके लिए हम लोगों को एक एक्सटर्नल फाइल बनाना पड़ेगा, एक अलग से एक फाइल हम लोग को बनाना होगा, ठीक है। इसको हम लोग एक बार सेव कर देते हैं, सेव, और यहाँ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, इसको रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फाइल में जाते हैं और न्यू में क्लिक करते हैं, ठीक है। नया फाइल हम लोग यहाँ पे ले लिए। अच्छा, पुराना फाइल जो था हमारा वो तो हट गया है, तो पुराना फाइल को भी हम लोग ओपन कर लेंगे। पहले इस फाइल को हम लोग सेव कर देते हैं। देखिए यहाँ पे चलते हैं, सेव एज में जाते हैं,
और उसके बाद में अब देखिए, जब आप CSS का फाइल बना रहे होंगे तो भी आपको एक नाम देना होगा, जैसे कि मैं इस फाइल का नाम दे रहा हूँ स्टाइल, और फिर इसका भी एक्सटेंशन देना होगा, जैसे हम लोग HTML का एक्सटेंशन देते थे। HTML का जब हम लोग फाइल क्रिएट करते थे तो नेम लिखते थे, फिर डॉट देते थे, फिर HTML लिखते थे। उसी प्रकार से जब हम लोग CSS का फाइल बनाएंगे तो हम लोग स्टाइल लिखेंगे, फिर डॉट लिखेंगे, और फिर इसका एक्सटेंशन होता है डॉट CSS, और उसके बाद में हम लोग सेव बटन में क्लिक कर देंगे। अब ये जो फाइल बना ये CSS का बना, ये जो फाइल बना ये CSS का बना। तो मैं HTML का फाइल भी यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, जो कि अभी ये हट गया था। तो राइट क्लिक करिएगा फाइल में, और उसके बाद में फिर आप यहाँ पे ओपन विथ में जाइएगा, और ओपन विथ में जाने के बाद देखिए यहाँ पे नोटपैड दिखेगा, आप नोटपैड में ओपन कर लीजिएगा। इसको मिनिमाइज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, और थोड़ा सा इसको हम लोग सजा लेते हैं। देखिए ये हमारा HTML फाइल है और ये हमारा CSS फाइल है, ठीक है। और ये हमारा वेब पेज है। अब देखिए यहाँ पे क्या सिस्टम है, जैसे हम लोग इंटरनल CSS देखे थे ना, तो उसमें क्या होता था, हम लोग को स्टाइल टैग का यूज करना पड़ता था, ठीक है। इनलाइन CSS में स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ता था, मगर एक्सटर्नल CSS फाइल अगर बनाएंगे तो HTML का कोई भी टैग का यूज आपको नहीं करना है, कोई भी एट्रीब्यूट का यूज नहीं करना, आप डायरेक्ट CSS का कोडिंग करेंगे। और CSS का कोडिंग में क्या होता है, सबसे पहले हम लोगों को सेलेक्टर देना होता है। अब देखिए सेलेक्टर, तो सबसे पहले मान लीजिए कि पूरा का पूरा बॉडी पे मैं कलर अप्लाई करना चाहता हूँ। देखिए बॉडी भी तो एक एलिमेंट है ना, तो यहाँ मैं बॉडी ले लेता हूँ, तो ये एक एलिमेंट सेलेक्टर हो गया, मैं बॉडी लिया, और उसके बाद मैं यहाँ पे बैक GROUND बैकग्राउंड लिखा, बैकग्राउंड GROUND, ठीक है। इज टू मैं यहाँ पे ग्रे कर दे रहा हूँ, और फिर इसको बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मैं जैसे यहाँ सेव करूंगा और फिर यहाँ पे आके हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे तो कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई देगा। मैंने आपसे कह दिया कि कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि अभी ये जो हम लोग फाइल बनाए हैं, तो ये इस पेज को भी तो बताना पड़ेगा कि इस पेज के लिए एक CSS का अलग से फाइल बना हुआ है। दैट मीन्स इस पेज को इस पेज के साथ लिंक करना पड़ेगा, और उसके लिए हम लोगों को यहाँ लिखना पड़ेगा लिंक REL इक्वल टू स्टाइल सीट, स्टाइल सीट, ठीक है। और उसके बाद में इसको बड़ा कर लेते हैं हम लोग थोड़ा देर के लिए, ताकि समझ में आए। देखिए लिंक REL इक्वल टू स्टाइल सीट, फिर HREF इक्वल टू, और उसके बाद में फिर CSS का जो फाइल नेम बन है, जैसे स्टाइल दिया था मैंने, और फिर एक्सटेंशन डॉट CSS, फिर इसको हम लोग बंद कर देंगे। अब एक बात देखिए, दोनों एक ही फोल्डर में है, इसीलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसका नाम दे दे रहा हूँ, नहीं तो पूरा का पूरा इसका एड्रेस देना होगा, पाथ देना होगा हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम लोग इसको सेव करेंगे और फिर जैसे यहाँ पे आके इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए यहाँ पे अब CSS का काम यहाँ पे चालू हो गया है। मतलब जो भी हम लोग एक्सटर्नल फाइल में जो भी चेंजेस करेंगे, यहाँ पे जो हमारा एक्सटर्नल फाइल है CSS का, जो भी चेंजेस करेंगे ये इस पे अप्लाई होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग अगर ID सेलेक्टर क्या होता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे, यहीं पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे H1 मैंने लिखा, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड, और इज2 फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ LO। तो अभी जितना भी H1 टैग होगा, जितना भी H1 एलिमेंट होगा इस पेज के अंदर में, सबका कलर जो बैकग्राउंड कलर होगा वो क्या हो जाएगा, LO हो जाएगा।
देखिए येलो हो गया ना। बट मैं चाहता हूं कि ये जो ऊपर वाला है इसका कलर वाइट रहे, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे मैं इसका आईडी डिफाइन कर सकता हूं। जैसे मैं यहाँ पे अगर आईडी इक्वल टू HEAD हेड लिख दूं, या जो भी नाम आप देना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, जो भी नाम आप देना चाहते हैं आप लिख सकते हैं हेड। और अभी यहाँ पे अगर हम लोग इसका चेंजेस, ये एलिमेंट को अगर हम लोग सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा हैच और उसके बाद में हेड। मतलब जब भी आप आईडी सेलेक्ट कर, कभी भी कोई भी टैग के अंदर में अगर आप आईडी डिक्लेयर कर रहे हैं, आईडी के थ्रू कोई नाम दे रहे हैं, तो उस नाम को यहाँ सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको हैच साइन देना होगा और उसके बाद में वो नाम देना होगा। और उसके बाद देखिए इस प्रकार से भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे एक ही लाइन में करना ये जरूरी नहीं है। हम लोग कर्ली ब्रैकेट ऊपर नीचे क्लोज करके फिर बीच में फिर प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे जो कलर है हम लोग क्या कर देने वाले हैं, हम लोग WHITE वाइट कर देने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद अब अगर हम लोग इसको सेव करेंगे और फिर यहाँ जाएंगे और फिर इसको अगर हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ये अप्लाई होना चाहिए था, शायद यहाँ पे हम लोग सेव नहीं किए हैं। यहाँ पे भी हम लोग सेव कर देते हैं और फिर इसको एक बार हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो देखिए अब ये अप्लाई हो गया, अब ये अप्लाई हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्लास का भी देख लेते हैं, क्लास सेलेक्टर क्या होता है। जैसे यहाँ पे P था, तो मैं अगर यहाँ पे P लिखूं और फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करूं और फिर यहाँ पे मैं GROUND बैकग्राउंड लिखूं और उसके बाद मैं यहाँ पे ग्रीन दे देता हूँ, ग्रीन। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ। तो देखिए इसको भी से इसको सेव कर देते हैं एक बार हम लोग, और यहाँ पे जाके जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखिए इसका बैकग्राउंड कलर जो है ग्रीन हो गया है। टेक्स्ट का कलर मैं यहाँ पे व्हाइट कर देता हूँ, COLORWHITE व्हाइट। ठीक है, तो टेक्स्ट का कलर जो होगा देखिए सबका व्हाइट हो जाएगा। अभी इसको हम लोग सेव किए हैं तो सेव और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए टेक्स्ट कलर यहाँ पे क्या हो गया, व्हाइट हो गया है ना। अब अगर मैं पर्टिकुलर कोई भी पी जो यहाँ पे एलिमेंट है उसमें अगर मैं क्लास के थ्रू नाम लिखूं, मतलब यहाँ पे क्लास डिक्लेयर कर रहा हूँ इसका, तो क्लास इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P1। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग P1 को थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, उसमें कुछ अलग स्टाइल देना चाहते हैं, तो हम लोग उसके लिए क्लास के लिए क्या होगा, जैसे क्लास लिख के इक्वल टू कोई भी नाम अगर देते हैं तो और उसको आप CSS में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो पहले आपको डॉट लिखना होगा फिर वो नाम लिखना होगा। आईडी में क्या कर रहे थे हम लोग, हैच लिख रहे थे और फिर आईडी का नाम लिख रहे थे। क्लास में क्या करना होगा, डॉट देना होगा और फिर क्लास के अंदर जो नाम होगा वो नाम लिखना होगा और फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करना होगा। उसके बाद में आपको जो लिखना है आप उसको लिखिएगा। जैसे मैं इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, मगर अब ये जो बैकग्राउंड कलर है इसको मैं रेड कर देता हूँ और साथ ही साथ इसका फॉन्ट साइज मैं कुछ बढ़ा देता हूँ। उसके लिए फॉन्ट और हम लोग को लिखना पड़ेगा साइज, और उसके बाद मैं इसमें लिख देता हूँ 25 पिक्सल। उसके बाद में हम लोग यहाँ जाते हैं और इसको हम लोग सेव कर देते हैं और फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं और इसको हम लोग रिफ्रेश कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी तो सेव करना होगा हम लोगों को, तो यहाँ पे भी सेव कर देते हैं हम लोग और उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे चेंज हुआ है। ठीक है, ठीक है, आज का क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं दूसरा टेक्स्ट एडिटर यूज करने वाला हूँ पूरा सीरीज के लिए। तो वो टेक्स्ट एडिटर को आप कैसे डाउनलोड करेंगे, ठीक है, और उसमें सीखने से क्या बेनिफिट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। और आज का मेरा ये क्लास अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।